हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग सभी। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। सो दिस इज योर इंग्लिश एजुकेटर निकिता सिंह एंड वेलकम टू द चैनल इंग्लिश विद निकिता सिंह। सो बेटा, आज का वीडियो तुम्हारे लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस वीडियो को जरूर देख के जाना अगर आप अपने प्री बोर्ड्स में बैठने जा रहे हो या फिर आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं 2026 में। देखो, पोइट्री सेक्शन की तैयारी करते वक्त सिर्फ और सिर्फ एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन कर लिया है मैंने, एमसीक्यू भी कर लिया है और क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर लिए हैं, तो तैयारी हो चुकी है। ऐसा सोच के जा रहे हो तो तुम गड़बड़ कर रहे हो, बहुत बड़ी गड़बड़ कर रहे हो। 6 नंबर के क्वेश्चन आ जाते हैं सेंट्रल आइडिया से, और अगर नहीं पढ़ के जाओगे तो फिर तो आपके नंबर कटे। देखो, सेंट्रल आइडिया, पोएटिक डिवाइसेस वगैरह जैसी चीजें जो हैं वो एनसीईआरटी में भी गिवन नहीं है, तो इसलिए आज इस वीडियो के अंदर, छोटा सा वीडियो होगा 15 मिनट के अंदर, मैं जल्दी से आप लोगों को क्लास 10th का जो फर्स्ट राइट बुक के सारी पोम्स है ना, 10 की 10 पोम्स के सेंट्रल आइडिया अलॉन्ग विद पोएटिक डिवाइसेस इस वीडियो में कवर करने वाली हूं। तो एग्जाम में जाने से पहले वीडियो को पूरा जरूर देख के जाना, और अच्छी लगे ना तो एक प्यारा सा काइंड सा कमेंट डाल देना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बहुत सारी अमेजिंग ऐसी हेल्पफुल वीडियोस आती रहेंगी। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो पोम है वो है डस्ट ऑफ स्नो, रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि अपने राइटर्स का नाम याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है। रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने पोम लिखी है। सो बेसिकली रॉबर्ट फ्रॉस्ट का ना होता है मूड खराब, और वो बाहर निकलते हैं वॉक पे, सर्दी का मौसम है, एक पेड़ के नीचे से गुजरते हैं, तो उस पेड़ पे बैठा होता है कौवा, और कौवे के हिलने की वजह से या तो वो इधर उधर हिलता है या उड़ के चला जाता है, जिसकी वजह से पेड़ पे जो जमा होती है बर्फ वो उनके ऊपर गिर जाती है और उनका मूड एकदम से अच्छा हो जाता है। तो ये पोम का सेंट्रल आइडिया है कि कैसे बेसिकली पोम बात करें कि कैसे जो छोटे छोटे इवेंट्स होते हैं ना नेचर में, उनके पास इतनी पावर होती है कि वो हमारा मूड चेंज कर सकते हैं, हमारा पूरा आउटलुक यानी कि नजरिया, जो दुनिया की प्रति, लाइफ के प्रति नजरिया है, उसको बदल सकते हैं। और साथ ही साथ बेटा यहाँ पे सिंबलाइज किया जा रहा है, ठीक है, होप यहाँ पे दिखाई जा रही है, पॉजिटिविटी एंड ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात हो रही है। देखो, मैं एक एग्जाम्पल से भी समझाना चाहूंगी कि होता क्या है ना कि हमारी लाइफ में अगर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट दिन है किसी चीज को लेकर के, हम प्रिपेयर्ड है, हम जा रहे हैं कि यार बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज है और मैं उसके लिए घर से निकला हूं, और उस इंपॉर्टेंट काम के पहले ही अगर बिल्ली मेरा रास्ता काट जाए तो हम कितनी जल्दी उदास हो जाते हैं, लाइफ में कितना ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं चीजों को लेकर। तो इतना जल्दी जब हम नेगेटिव हो जाते हैं तो फिर हम छोटी छोटी चीजों से पॉजिटिविटी क्यों नहीं ढूंढते। तो ये आउटलुक, नजरिए की बात है, ठीक है। कि देखो, एक पेड़ था जो कि हैमलुक ट्री था, जिसको बैड लक का साइन मानते हैं, पॉइजनस होता है, और क्रो जो कि दोबारा बैड लक का साइन होता है, उसकी वजह से उनके ऊपर बर्फ गिरी। कोई भी होता तो वो तो बोलता कि भाई ऑलरेडी मूड खराब है मेरा, लो अब ये भी हो गया और मूड खराब हो गया, लेकिन उनका आउटलुक अच्छा था, पॉजिटिव था, तो वो खुश हो जाते हैं। और देखो, एक छोटे से इवेंट की वजह से, नेचर के एक छोटे से इवेंट की वजह से उनका मूड कितना अच्छा हो जाता है। सो ये है बेटा आपके सेंट्रल आइडिया। अच्छा, एक चीज प्लीज याद रखना गाइस कि मैंने ना इस वीडियो के अंदर सेंट्रल आइडिया ये लंबे लंबे नहीं लिखे हैं कि तुम याद करते ही थक जाओ 10 पोम के, मैंने लिखे हैं पॉइंटर्स में। तो ये पॉइंटर्स आपके लिए याद करना बहुत आसान होगा, और ये सारे कीवर्ड्स में ही लिखे हैं मैंने, तो इनको एज इट इज लर्न करके जाना। ट्रस्ट मी, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगी, इंग्लिश विद निकिता सिंह टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहां से डाउनलोड कर लेना और इनको एज इट इज ही लर्न करके जाना। तुम सेम लिखोगे, कोई मार्क्स नहीं कटेंगे, बल्कि आप एक आधा लाइन थोड़ा बहुत अपने मन से लगा करके इन्हीं पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर देना, लर्न करना भी इजी होगा आपके लिए, ठीक है। अब पोएटिक डिवाइसेस क्या है? एलिट्रेशन है बेटा। एलिट्रेशन मतलब एक ही लाइन में ऐसे दो वर्ड्स या तो साथ साथ हो या अलग अलग, जहां पर क्या हो कि स्टार्टिंग का साउंड सेम हो, जैसे हैज गिवन माय हार्ट। सिंबलिज्म, स्नो सिंबलाइज करता है प्योरिटी, और क्रो सिंबलाइज करता है अनएक्सपेक्टेड सोर्स ऑफ जॉय को, क्योंकि उन्हें एक्सपेक्टेड नहीं था ना कि कौवे की वजह से मुझे खुशी मिलेगी, अनएक्सपेक्टेड था। इमेजरी, जब आप पढ़ते हो ना कि डस्ट ऑफ स्नो फेल ऑन हिम, तो उससे इमेजिनेशन आपकी ट्रिगर होती है। अच्छा, इन्वर्जन दिया है आपको, यहां से क्वेश्चन आएगा ही नहीं, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन आएगा, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है। अगला, फायर एंड आइस, दोबारा से रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने लिखा है। ये पोम में बात हो रही है कि कैसे दुनिया के ना लोग जो है वो डिवाइड हो गए दो ग्रुप में। एक ग्रुप कह रहा है कि फायर से दुनिया खत्म होगी, दूसरा ग्रुप कह रहा है आइस से खत्म होगी। बट होता क्या है ना कि हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट कह रहे हैं कि मैं भी उन्हीं लोगों के साथ हूं जो कह रहे हैं फायर से खत्म होगी। फायर का मतलब आग, और आइस का मतलब जम जाना नहीं है, यहाँ पे बर्फ नहीं है। यहाँ पे बेसिकली फायर का मतलब है ह्यूमन इमोशंस, जैसे कि गुस्सा, एंगर, जेलेसी, डिजायर, और आइस का मतलब है हेट्रेड। वो कह रहे हैं कि दुनिया में ना लोग इतने पागल हो जाएंगे, उनके ह्यूमन इमोशंस उस पर इतने हावी हो जाएंगे कि वो ह्यूमन इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, और इन इमोशंस में आकर के वो भाई दुनिया तबाह कर देंगे। लोगों के अंदर जलन, गुस्सा इतना होगा कि लोग एक दूसरे से लड़ेंगे, एक दूसरे की जान के पीछे पड़ जाएंगे, एंड वर्ल्ड विल कम टू एन एंड। एंड हेट्रेड उनके मन में इतनी होगी कि दुनिया खत्म हो जाएगी। तो इस पोम में बताया जा रहा है कि कैसे भाई इन एक्सट्रीम इमोशंस को बैलेंस में और सेल्फ कंट्रोल में रखना जरूरी है अगर आप सर्वाइव करना चाहते हो। और यहां पर बोथ कैन, मेटाफोरिकली एंड लिटरली, दुनिया को खत्म कर सकते हैं ये दोनों ही इमोशंस एंड दोनों ही एलिमेंट्स भी। अच्छा, अगला यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस जो है बेटा, सिंबलिज्म, फायर स्टैंड्स फॉर डिजायर, एंड आइस यहाँ पे दर्शाता है हेट को। एंटीथीसिस, दो ऑपोजिट वर्ड्स को साथ में यूज कर रहे हैं, फायर एंड आइस। एंड इलिट्रेशन, सम से, एस एस, ठीक है। इमेजरी, जब हम बोलते हैं सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, तो एक इमेजिनेशन ट्रिगर हो जाती है, आप इमेजिन कर पाते हो, तो इमेजरी है। नेक्स्ट पोम है टाइगर इन द सू, रिटन बाय लेस्ली नॉरिस। बेटा इंपॉर्टेंट और बहुत ही प्यारी पोम। इस पोम के अंदर दिखाया जा रहा है बेसिकली कि कैसे सिर्फ इंसानों का हक नहीं होता है आजादी के ऊपर, सिर्फ इंसान आजादी के लिए नहीं तरसते हैं, बल्कि जानवर भी आजादी के लिए तरसते
हैं। एक बहुत ही प्यारे से टाइगर को उसके नेचुरल हैबिटेट यानी कि जंगल की जगह उसको एक जू में बंद कर दिया गया और वो बेचारा जू में अपनी आजादी के लिए तरस रहा है। ठीक है, एक जानवर, अब यहाँ पे इस पोम में ये भी दिखाया जा रहा है कि अगर उस जानवर की जिंदगी खुले में होती, यानी कि जहां वो बिलोंग करता है जंगल में होती और उसकी जिंदगी जू में कैसी है, दोनों के बीच में कंपेयर किया जा रहा है कि जू में वो बेचारा गुस्से में है, अपने गुस्से को दिखा भी नहीं सकता क्योंकि उसकी सारी ताकत उस केज के अंदर रह गई है। वहीं पर अगर वो जंगल में होता तो जो भी जंगल के आसपास घर है ना, गांव है, वहां के लोग दहशत में रहते उस टाइगर से। सो बहुत ही प्यारा यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है टाइगर की लाइफ जो जू में है और जो फ्री लाइफ होती है उसकी जंगल में, वर्ल्ड में, उसके बारे में यहाँ पे दिखा रहे हैं। यहाँ पे बता रहे हैं कि क्रुएल्टी ऑफ कैप्टिविटी, कि जब किसी को कैप्टिविटी मतलब बंधन में रखा जाए तो वो कितना क्रूएल होता है और उसका असर देखो जानवरों पे भी कैसे होता है। फ्रीडम वर्सेस इंप्रिजनमेंट, इंपॉर्टेंट, ये वर्ड्स आपके कीवर्ड्स हैं, प्लीज याद रखना इसको। कैसे एक टाइगर फ्रीडम में है, फ्री है, तो देखो कितना पावरफुल है वो, है ना, नेचुरल हैबिटेट में, और वहीं पर जब उसे कैद कर लिया गया तो बेचारे की हालत कैसी है। अगला लॉस ऑफ नेचुरल इंस्टिंक्ट्स, कि भाई अगर आप किसी को कैद कर देते हो ना तो उसकी नेचुरल इंस्टिंक्ट्स भी खो जाती हैं, राइट। अच्छा, पोएटिक डिवाइसेस, पर्सोनिफिकेशन, टाइगर को बेटा यहां पर्सोनिफाई किया जा रहा है, बेसिकली टाइगर को ही करके रेफर कर रहे हैं, एक इंसान की तरह इमोशंस उसको वैसे दे दिए गए हैं, उस तरीके से रेफर कर रहे हैं उसको। इमेजरी, जब हम बोलते हैं ही स्टॉक्स इन हिज विविड स्ट्राइप्स, यानी कि अपने एकदम धारी जो है चमकदार धारियों में, एकदम खूब गहरी कलर की धारियों में वो चल रहा है, तो एक इमेजिनेशन हो पा रही है टाइगर की। कॉन्ट्रास्ट यहाँ पे टाइगर की जिंदगी जू में कैसी और फॉरेस्ट में कैसी है ये दिखाया जा रहा है। ये इलिट्रेशन यहाँ पर नहीं इस्तेमाल होगा, ये आप रहने दें, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आए तो हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स, ये बेटा कैरोलिन वेल्स ने लिखी है, बहुत ही प्यारी सी पोम है। बेसिकली इस पोम का पूरा मोटिव ये है कि तुम्हें ये बताया जा रहा है कि भाई देखो, अपने जो दुनिया में जो जंगली जानवर है ना जो खतरनाक है उनसे बचना सीख लो, आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं आपको कि वाइल्ड एनिमल्स को आइडेंटिफाई कैसे करें। बहुत ही हंसी मजाक में सिखाया जा रहा है और इस पोम में ये बताया जा रहा है कि भाई लर्न करना, लर्निंग कैन ऑल्सो बी एंजॉयबल, आप उसे एंजॉय करते करते लर्न कर सकते हो। ऐसा नहीं कि कोई भालू दिख जाए तो तुम बोलो ओ माय गॉड हाउ पूकी हाउ क्यूट, और उसको जाके हक कर लो और भाई वो भालू तुम्हें खा जाए। तो ये चीजें यहाँ पे बता रहे हैं, बेसिकली हाउ टू आइडेंटिफाई वाइल्ड एनिमल्स इज द कीवर्ड, ठीक है। ह्यूमरस पोम है, ये याद रखना, डिस्क्राइब कर रही है कि एनिमल्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है। अच्छा, नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस, तो ह्यूमर एंड आयरनी है ना, कॉमिकल डिस्क्रिप्शन है डेंजरस एनिमल्स का, इलिट्रेशन, लीपिंग लेपर्ड होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना, लीपिंग लेपर्ड, यहाँ पे बताते हैं ना लेपर्ड जो है वो आप पे से कूद कूद के आपको मार देगा, आपको खा जाएगा, तो लीपिंग लेपर्ड, एलिट्रेशन स्टार्टिंग में सेम साउंड है, ठीक है। इमेजरी है, विविड एनिमल डिस्क्रिप्शन, बहुत ही क्लियर एनिमल्स का डिस्क्रिप्शन दिया जा रहा है, आप इमेजिन भी कर पा रहे हो, टोनी बीस्ट कहा जा रहा है एशियन लायन को, बंगाल टाइगर, ठीक है, और राइम स्कीम भी गिवन है। नेक्स्ट आते हैं हम बॉल पोम पे, ये मेरी फेवरेट पोम है भाई, ये लिखी है जॉन बेरीमैन ने, बहुत ही प्यारी पोम। ये पोम बताती है कि यार देखो, मैच्योरिटी का मतलब ये नहीं है कि तुम उम्र में बड़े होते चले जाओगे तो मैच्योरिटी आ जाएगी। मैच्योरिटी का एक्चुअल में मतलब ये होता है कि भाई जब आप एक्सपीरियंस से सीखते हो, ठीक है, और वो बता यहाँ पे बात हो रही है एक ऐसे एक्सपीरियंस की जो हर किसी को जिंदगी में उससे गुजरना पड़ता है और तभी जाकर के हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है, और वो एक्सपीरियंस है चीजों को या इंसानों को अपने से खो देना, ऐसी चीजों को, ऐसे लोगों को जो हमारे बहुत प्यारे हैं, जो हमारे बहुत नजदीक हैं, उनको जब हम खो देते हैं लाइफ में तब हम सीखते हैं, उस एक्सपीरियंस से हम सीखते हैं और मैच्योर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक लड़के की कहानी है कि कैसे एक लड़के ने अपनी प्यारी बॉल को खो दिया है और वो बेचारा उसे रोकने के लिए उसे कुछ नहीं कर पा रहा है और वो बॉल उससे दूर चली गई और कैसे वो बेचारा दुख से एकदम झंझुड़ गया है, एकदम उसे दुख ने जकड़ लिया है, पकड़ लिया है, ठीक है, और वो कुछ कर नहीं पा रहा है। पर हमारे राइटर यहाँ कहते हैं कि बहुत जरूरी है उसके लिए सीखना कि इस दुख से कैसे निकला जाए, क्योंकि ये एक ऐसी सीख है जो जिंदगी में हर किसी को मिलती है, जिंदगी हर किसी को सिखाती है। या तो आपके कुछ बहुत प्यारे दोस्त, रिश्ते खत्म हो जाते हैं जहां पर आपको समझना पड़ता है कि ठीक है, जो चीज हमारे पास आई थी वैसे हमसे चली भी गई, ये कॉमन है लाइफ में, ऐसा होता ही है, एंड हमें उससे डील करना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। और वो यहाँ पे बोलते हैं कि देखो, चाहे मैं उसको कितनी ही महंगी बॉल ला करके दे दूं या मैं उसे एक नई बॉल ला करके दे दूं, उस बच्चे को नहीं फर्क पड़ने वाला, उसे वही बॉल चाहिए, जो कि होता है लाइफ में। कोई भी आपको बोले कि यार देख, बेहतर लोग मिलेंगे जिंदगी में, बेहतर चीजें मिलेंगी, हमें अच्छी नहीं लगती कि मुझे कोई बेहतर इंसान नहीं चाहिए, मुझे कोई बेहतर चीज नहीं चाहिए, क्योंकि वैल्यू जो होती है ना उसकी कीमत से नहीं होती, चीज की वैल्यू होती है कि हमारा अटैचमेंट कैसा था। कोई बॉल उस बच्चे को जो प्यारी थी उसके साथ उसकी फीलिंग्स जुड़ी थी, उसके साथ उसकी मेमोरीज जुड़ी थी, तो अब तुम नई बॉल ले आओ, महंगी ले आओ, उसकी वैल्यू ही नहीं होगी, राइट। तो यहाँ पे बेटा ग्रोइंग अप थ्रू एक्सपीरियंसेस बताया जा रहा है, कैसे एक लड़का अपनी चीजों को खो के वो रिस्पॉन्सिबिलिटी सीख रहा है लाइफ की। एक्सेप्टिंग लॉस बताया जा रहा है कि लॉस को एक्सेप्ट करना पड़ता है, हर किसी के साथ होता है ये, एंड मूव ऑन करना पड़ता है, ठीक है। द बॉल पोम के पोएटिक डिवाइसेस है, सिंबलिज्म, बेटा यहाँ पे बॉल जो है वो सिंबलाइज कर रही है इनोसेंस को, कि जैसे बॉल खो गई वैसे हमारी इनोसेंस भी चली जाती है जब हम ऐसे एक्सपीरियंसेस को गो थ्रू करते हैं और फिर मैच्योरिटी आती है, सीखते हैं हम दुनिया में कि चीजें परमानेंट नहीं है, आपको मिलेंगी तो आपसे दूर भी जाएंगी। और कैसे पोजेशंस, ठीक है,
यहाँ पे ये भी बताया जा रहा है कि जो चीजें हैं, है ना, मटेरियलिस्टिक जो चीजें हैं वो भी आपकी अगर हैं तो कल को आपसे छिन भी सकती है। अच्छा, पर्सोनिफिकेशन बेटा ऑल हिज यंग डेज। सो बेसिकली यहाँ पर नहीं, यहाँ पर्सोनिफिकेशन नहीं होगा, पर्सोनिफिकेशन यू कैन लीव। आपको जो इंपॉर्टेंट लर्न करना है वो सिंबलिज्म लर्न करना है, रिपीटेशन लर्न करना है, व्हाट व्हाट दोनों वर्ड्स यहाँ पे रिपीट हो रहे हैं, एनाफोरा भी है यहाँ पर, ठीक है। तो ये आपको दो इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो लर्न करनी है। नेक्स्ट आता है अमांडा। अमांडा पोम रॉबिन क्लेन ने लिखी है। ये बहुत ही प्यारी पोम है जिसके अंदर बताया जा रहा है कि कैसे एक छोटी बच्ची इरिटेटेड है अपनी मम्मी से क्योंकि उसे लगता है कि उसकी मम्मी ओवर कंट्रोलिंग है, जो कि है। तो ये पोम बताता है कि भाई बच्चे में और एक अडल्ट में क्या फर्क है, ठीक है, कैसे अडल्ट ओवर कंट्रोलिंग हो जाते हैं, कई बार वो समझ नहीं पाते कि एक बच्चा है और वो बच्चे जैसी हरकत करेगा, उसे वो आजादी देनी चाहिए। बच्चे भी कई बार नहीं समझ पाते कि ठीक है हमारे मम्मी पापा शायद हमारे को इतना रोकते टोकते हैं बिकॉज दे लव अस, लेकिन दोनों लोगों को यहाँ समझने की जरूरत है, अडल्ट्स को भी समझने की जरूरत है कि बच्चों को स्पेस देनी चाहिए उनकी गलतियां करने के लिए, वो गलतियों से ही सीखेंगे, ओवर कंट्रोलिंग होकर के भी कुछ नहीं मिलता है, राइट, है ना। सो ये जो पोम है ये बता रही है एक बच्ची के बारे में, अमांडा, जो फील करती है कि उसकी मम्मी बहुत कंट्रोलिंग है। यहाँ पे बता रहे हैं कि कैसे शी डिजायर्स फ्रीडम, उसे फ्रीडम की इच्छा है और वो एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में रहती है, और उसके ना यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट दिखाया जा रहा है कि कैसे असली जिंदगी में तो भैया उसकी मम्मी उसके पीछे पड़ी है जान के, ये मत करो वो मत करो, तो वो अपनी एस्केप करती है। एस्केपिज्म इज इंपॉर्टेंट यहाँ पे, ठीक है। वो एस्केपिज्म का मतलब है कि ठीक है, एस्केपिज्म का मतलब है यहाँ पर कि कैसे वो अपनी लाइफ में ना अपने सपने की दुनिया में चली जाती है जहां पर वो इमेजिन करती है कि मैं मर्मेड हूं, मैं तो टावर में बंद हूं रपुंजल की तरह, और बस मेरी मम्मी नहीं है वहां पे, कोई भी अडल्ट नहीं है वहां पे मुझे परेशान करने के लिए। तो ये यहाँ पे पोम बात कर रही है। अच्छा, पोएटिक डिवाइसेस, रेपिटेशन, अमांडा, अमांडा वर्ड बार बार रिपीट हो रहा है। अल्यूजन, रपुंजल जो है बेसिकली, रपुंजल एक बेटा पॉपुलर डिज्नी प्रिंसेस की कहानी है, उसका नाम यहाँ लिया गया है, तो ये अल्यूजन कहलाता है जब आप किसी पॉपुलर चीज के बारे में अपनी पोम में बात करें, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है रियलिटी वर्सेस इमेजिनेशन के बारे में। जिंदगी में तो मम्मी पीछे पड़ी है जान के, और इमेजिनेशन में वो इमेजिन करती है कि उसकी मम्मी ही नहीं है, कोई भी नहीं है उसकी जिंदगी में उसे कंट्रोल करने वाला, ठीक है। अगली पोम अगर हम देखें, द सेवेंथ पोम है द ट्रीज, रिटन बाय एड्रियन रिच। वेरी इंपॉर्टेंट पोम, क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे बेटा। दिखाया जा रहा है कि कैसे ट्रीज का मतलब है यहाँ पे एक तो नेचर भी, कि ट्रीज के माध्यम से दो चीजें बताई जा रही है कि नेचर और औरतें। दिखाया जा रहा है कि जो नेचर है ना, जिसको आजकल हमने अपने घर के अंदर कैद कर लिया है, हम अपने घर में पेड़ पौधे रख रहे हैं, घर में गार्डन उगा रहे हैं, लेकिन ये नहीं कि हम दुनिया में बाहर जहां पे एक्चुअल में जगह है नेचर की, ट्रीज की जहां जगह है वहां पर हम लोग पेड़ ही नहीं लगाते हैं। तभी तो आज इतनी दिक्कत है कि भाई लोगों को सांस नहीं आ रही, इतना पॉल्यूशन है बाहर। तो वो यही कह रहे हैं कि जो ट्रीज है ना वो क्लेम कर रहे हैं अपनी फ्रीडम, वो उस जगह पे जा रहे हैं जिस जगह पे वो बिलोंग करते हैं। वैसे ही औरतें जिनको इतने सदियों से हमने घरों में बंद कर रखा था, आज वो अपनी फ्रीडम क्लेम कर रही हैं और वो उस बंधनों को तोड़ करके, उस घर की कैद से निकल करके फ्री होकर के बाहर जाना चाहती हैं, ठीक है। यहाँ पे बेटा कन्फाइनमेंट दिखाई जा रही है कि कैसे जो लोग कैद है, जो नेचर कैद है और जो औरतें कैद हैं, वो अब लिबरेट करना, मतलब लिबरेशन की ओर जा रही हैं, आजादी की ओर जा रही हैं, और सेल्फ एक्सप्रेशन, खुद के विचार भी प्रकट कर रही हैं कि वो अब परेशान आ गया भाई बंधन से, दे वांट टू गो आउट, ठीक है। यहाँ पे औरतें और नेचर के बीच में भी एक कनेक्शन दिखाया जा रहा है। अच्छा बेटा, यहाँ पोएटिक डिवाइसेस जो है, यहाँ पे पर्सोनिफिकेशन है, पेड़ों को यहाँ पे लिविंग बींग्स की तरह ट्रीट किया जा रहा है कि वो बस आगे बढ़ते जा रहे हैं आजादी की ओर। मेटाफर है यहाँ पे, ट्री का मतलब नेचर भी है, तो ट्री से यहाँ पर विमेन की भी बात हो रही है जिनको कैद करा गया है, ठीक है। इमेजरी है यहाँ पर कि लीव्स जो हैं वो ऐसे आगे की ओर बढ़ रही हैं कांच को तोड़ के बाहर निकलने के लिए, तो इमेजिन कर पा रहे हो। और सिंबलिज्म है, घर की जब बात हो रही है तो घर यहाँ पे कैद की तरीके से दिखाया जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम देखें फॉग पोम बेटा कार्ल सैंडबर्ग की, यहाँ पर बताया जा रहा है कि एक फॉग जो है वो एकदम कैट की तरीके से है, एक प्यारी सी कैट की तरीके से, उसका बिहेवियर भी वैसा ही है जैसे एक बिल्ली आती है ना चुपके से, पता नहीं चलता उसके आने का, तो वैसे ही फॉग चुपके से आता है, पता नहीं चलता और फिर वो चुपके से चला भी जाता है। और जैसे जो बिल्ली होती है वो मिस्टीरियस नेचर होता है, वैसे फॉग का भी मिस्टीरियस नेचर है। तो यहाँ पे नेचर की ब्यूटी, कामनेस और अनप्रिडिक्टेबिलिटी की बात हो रही है कि फॉग के बारे में पता नहीं लगा सकते, जैसे बारिश आने का पता चल जाता है कि आंधी होगी, काले बादल आ जाएंगे, फॉग का पता नहीं चलता। तो लाइफ भी वैसे ही क्वाइट है और बहुत ही अनएविटेबल ट्रांजिशंस भी हैं, ठीक है। ओके, सो पोएटिक डिवाइसेस, मेटाफर, फॉग यहाँ पे स्टैंड्स फॉर कैट, फॉग और कैट को कंपेयर करें डायरेक्टली। आप यहाँ पे कह सकते हो कि इमेजरी है, फ्री वर्ड्स है, कोई इसमें वर्सेस नहीं है, मतलब राइम स्कीम नहीं है। पर्सोनिफिकेशन, फॉग को भी इस तरीके से ट्रीट किया जा रहा है कि फॉग भी अपने हॉन्चेस पे बैठा है जैसे बिल्ली हॉन्चेस पे बैठती है, ठीक है। चलो अगला यहाँ पर बेटा टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन, ऑगडन नैश ने लिखा है। ये पोम जो है ये बताती है कि देखो, ये बहुत ही ह्यूमरस तरीके से हंसते हंसते ये पोम एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज देती है कि भाई करेज सिर्फ वो नहीं होता जो तुम बोल के बता सकते हो, ठीक है। ऐसे तो बोलने के लिए हर कोई बहादुर है, हर कोई बोलेगा कि ये मैं तो भाई इतना बहादुर हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो किसी से नहीं डरता। बहादुरी का तब पता चलता है जब
एक ऐसा मौका मिले, है ना? सर्कमस्टेंसेस जब ऐसे हों, भाई जब आपके पास एक ऐसी रियल लाइफ आप कह सकते हो कि जब ऐसा टाइम आ जाए, जब टफ टाइम, जब मुश्किल घड़ी में अगर आप बहादुरी नहीं दिखा पा रहे हो, मैदान छोड़ के भाग जा रहे हो, तो फिर आप कितनी ही बातें करो, आप बहादुर नहीं हो। यहाँ पे हमारा कस्टर्ड जो है, जो कि एक ड्रैगन है, वो हमेशा से बोलता है कि मैं डरपोक हूं, मुझे डर लगता है, लेकिन समय आने पर यही सबसे ज्यादा बहादुरी दिखाता है और सबको सबकी जान बचाता है। तो असली बहादुरी यही होती है, उन बाकी जानवरों की तरह नहीं कि वो बोल रहे हैं हम तो इतने बहादुर है लेकिन कर कुछ नहीं पा रहे हैं, टाइम आने पर डर जा रहे हैं। तो यहाँ पे ब्रेवरी एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस है। अपीयरेंस मिसलीडिंग भी हो सकती है, ये भी बताया जा रहा है। अच्छा, यहाँ पे पोएटिक डिवाइसेस है बेटा, एलिट्रेशन, बेलिंडा वाज एज ब्रेव एज बैरल फुल ऑफ बियर्स, तो बी 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 बार बार स्टार्टिंग में आ रही आवाज। रिपीटिशन, अगर हम यहाँ पर रिपीटिशन नहीं, ठीक है, यहां पर आपको ह्यूमर देखने को मिलेगा, फनी तरीके से एग्जैजरेट किया जा रहा है कि बेलिंडा तो ये भालुओं जितनी ताकतवर थी, लायन को दौड़ा दिया करते थे, बाकी तो जानवर इंक ब्लिंक एकदम, तो ये एग्जैजरेशन भी बढ़ा चढ़ा के भी बोल रहे हैं। ठीक है, राइम स्कीम है। अगला सेंट्रल आइडिया, अगर हमारी जो पोम है वो है फॉर एन ग्रेगरी। बेटा इसका सेंट्रल आइडिया ये है कि देखो दुनिया में जितने भी लोग आपसे प्यार करते हैं वो सारे के सारे इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि आप कैसे इंसान हैं, बल्कि वो आपके आउटर ब्यूटी भी देखते हैं, इसलिए आपको प्यार करते हैं। आपको असली प्यार जो तुम हो, अंदर से जैसे तुम हो, तुम्हारे सोच विचार के लिए अगर तुम्हें कोई प्यार कर सकता है तो वो सिर्फ और सिर्फ भगवान ही प्यार कर सकते हैं और दुनिया में कोई नहीं। तो यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि ट्रू लव शुड बी बेस्ड ऑन इनर ब्यूटी, कि असली प्यार तो वही होना चाहिए जो इनर ब्यूटी पे हो, बाहरी सुंदरता पे नहीं, जो कि भगवान ही कर सकते हैं। आउटर ब्यूटी फेड कर जाती है, इनर ब्यूटी नहीं करती। और स्पिरिचुअल लव वर्सेस फिजिकल अट्रैक्शन दिखाया जा रहा है। ठीक है बेटा, फॉर एन ग्रेगरी के जो सिंबलिज्म है, हेयर कलर टेम्पररी ब्यूटी दर्शाता है। ठीक है, और अल्यूजन यहाँ पे बिब्लिकल रेफरेंस है, बाइबल का भी एक रेफरेंस दिया गया है, और कॉन्ट्रास्ट है फिजिकल एंड स्पिरिचुअल लव के बीच में। सो ये थी आज की हमारी पोम, जो होती है पोम नहीं वीडियो, कंप्लीट वीडियो, जिसमें हमने सारी क्लास 10th की 10 पोम्स का जल्दी से सेंट्रल आइडिया कवर कर लिया है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। बेटा ये पीडीएफ आप डाउनलोड कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया है, उसका लिंक चैट बॉक्स में भी है, और उसका लिंक आपको कॉमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इंग्लिश विद निकिता सिंह, ये हमारे ठीक है टेलीग्राम चैनल का नाम है, आप वहां से पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए प्लीज मुझे बताना। अगर एक्सप्लेनेशन एंड सारी चीजें अच्छी लगी तो कमेंट जरूर करना, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए बाय बाय गाइस, टेक केयर एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।